नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में गरमाई सियासत। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे राहुल और केजरीवाल का विरोध। राज्यसभा की कार्रवाई से दिन भर के लिए सस्पेंड हुए 6 टीएमसी सांसद। सभापति के पास जाकर किया था हंगामा। भूमि पूजन की वर्षगांठ पर कल अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बांटेंगे मुफ्त राशन। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की अमित शाह को चुनौती, अगर संसद में आए तो सिर मुंडवा लूंगा। और टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को मिला ब्रॉन्ज। हॉकी के सेमीफाइनल में 2-1 से शिकस्त। रुक करते हैं पहली खबर का। दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची से रेप और हत्या के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि इंसाफ मिलने तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बता दें कि इस मामले में नांगल गांव के शमशान में स्थित मंदिर के पुजारी राधेश्याम समेत 4 लोग आरोपी हैं। राहुल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि इस परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार उन्हें 10 लाख रुपए की मदद देगी। इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी। इसके लिए टॉप वकील नियुक्त किए जाएंगे ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। पीड़ित परिवार से मुलाकात को लेकर राहुल गांधी और केजरीवाल का जमकर विरोध हो रहा है। डॉक्टर साहब, बच्ची के इस रेप पर किस तरह की सियासत? देखिए, ये तो हो रही था, क्योंकि राजनीतिक दल अपना वो काम करते हैं। जहाँ कहीं भी उनको नजर आता है कि इससे राजनीतिक खेती जो है वो की जा सकती है, ये लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो मसला है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये रेप हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर अभी सवालिया निशान है। वो इसलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि रेप नहीं हुआ। ये बहुत ही पेचीदा सा केस नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बच्ची थी वो जाती है, वहाँ बताया जाता है कि भाई उसे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि भाई इसके ऊपर जो है उनके साथ जो है वो बलात्कार का अटेम्प्ट किया गया, बलात्कार किया गया, ये आरोप लगे हैं पुजारी के ऊपर और 3-4 लोगों के ऊपर। लेकिन उसका ना कोई पोस्टमार्टम है, ना कोई तरीका है जिसके ज़रिए ये प्रूव किया जा सके, क्योंकि बच्ची की लाश को जो है इन लोगों ने जला दिया। सिर्फ पैर बचे हुए थे, बाकी शरीर में कोई चीज़ बचा हुआ नहीं था। ना पोस्टमार्टम हुआ है, ना कोई ऑटोप्सी हुई है। ये पता नहीं चल पाएगा किसी भी तरीके से कि बलात्कार की ये घटना वाकई हुई है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन राजनीतिज्ञों ने अपना काम शुरू कर दिया। सवाल तो ये उठता है कि ये लोग एक बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ या कथित बलात्कार हुआ, जो आरोप लगे हैं, उसमें हमदर्दी पहुंचाने के लिए तो ये पहुंच गए। लेकिन बंगाल के अंदर 3-3 हजार हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, वहां ये क्यों नहीं गए? इन्होंने क्यों नहीं एक भी ट्वीट किया? तो ये जो सिलेक्टिव तरीका है, और ये क्यों गए हैं यहां पे? वो इसलिए गए हैं कि जब से अस्थाना साहब को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, इनके पेट में जो है वो कीड़े जो है वो काट रहे हैं। और इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिल्ली की ख़राब हो गई है जब से ये पुलिस कमिश्नर आया है, उसी लिए ये लोग ये तमाशा कर रहे हैं। हालांकि कोई भी राजनीतिक दल इस तरह के मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इनकी मंशा के ऊपर तब सवाल उठ जाते हैं जब इस तरह के केसेस राजस्थान से आए, या पंजाब से आए, या बंगाल से आए, उन राज्यों से आए जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और उसमें वो चुप्पी साध के बैठते हैं। तो इनके मंशा पे सवाल उठाना लाजमी है। जी, तो जाहिर सी बात है, ये सियासतदान इतने बेरहम हैं कि ये लोग किसी की जान चले जाने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने देंगे। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को पेगासस जासूसी विवाद को लेकर आसन के समक्ष
तख्तियां लेकर हंगामा कर रहे तृणमूल कांग्रेस के 6 सदस्यों को पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। सुबह जब सभापति ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए दिए गए नोटिस स्वीकार करने और अन्य नोटिस खारिज किए जाने के बारे में सूचना दी तो तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समक्ष आकर पेगासस जासूसी विवाद पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। सभापति ने इन सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और कार्रवाई चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो सदस्य आसन के समक्ष आए हैं और तख्तियां दिखा रहे हैं उनके नाम नियम 255 के तहत प्रकाशित किए जाएंगे और उन्हें पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, लगातार तृणमूल के सदस्यों का यह आचरण क्या दर्शाता है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस को बहुत ज्यादा हड़बड़ी है। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनने का बहुत ज्यादा, उसको कह सकते हैं कि वो इम्पेशेंट होती चली जा रही है। पेगासस का मसला है, सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपने दलालों को वहां बिठा दिया है, वहां पे केस में सुनवाई होने वाली है कल परसों में, और आप पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के कामकाज को चलने नहीं दे रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष कहता है कि नहीं, फला नियम के तहत होगा, फला आदमी जवाब देगा, फला आदमी इतना मिनट बोलेगा। ये सारी चीज़ें आप विपक्ष के रूप में आप सवाल करने के लिए आप तो दरख्वास्त कर सकते हैं, और उस पर सरकार अगर मना करे कि हम बहस करने के लिए तैयार नहीं है, तब तो सरकार का दोष है। और सरकार अगर कह रही है कि हम इस पर बहस करने को तैयार हैं, तो फिर ये जो शर्तें लगा करके ये जो बहस की मांग कर रहे हैं, तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग संसद की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहते। सरकार दूसरी तरफ इस बात पर अड़ी हुई है कि भाई आपको जितना हंगामा करना है आप करें, हम अपने जो काम जो है संसद के अंदर में जो होना है वो होता ही रहेगा। अब इसमें हुआ ये कि 7-8 बिल जो है वो पास कर दिए गए, और डेरेक ओब्रायन ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया कि सरकार इस तरह से कानून पास करे जैसे चाट पापड़ी बना रही है। अरे भाई, चाट पापड़ी बनाने के लिए आपने ही विवश किया है, आप पार्लियामेंट को चलने नहीं देते, और आज फिर एक अजीबोगरीब बयान उन्होंने दे दिया कि अमित शाह अगर आ जाएंगे तो मैं अपने बाल को मुड़वा लूँगा। तो कल अमित शाह को आ ही जाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, ताकि हम लोग भी देखें कि भाई डेरेक ओब्रायन जो अपनी जो बातें कहते हैं उस पर अडिग रहते कि नहीं कहते हैं। ये बयान किस लिए दिया गया? ये बयान इसलिए दिया गया कि उनको लगता है कि भाई पेगासस का मसला इतना ज़्यादा उनके पास सबूत है, इतना ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है कि वो गृह मंत्री उसको फेस नहीं कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि देश के का समय भी, संसद का समय भी, सारे पार्लियामेंट्री का जो वक्त है उसको भी जाया ये लोग कर रहे हैं, और टैक्स पेयर के पैसे को भी ये बर्बाद करने में तुले हुए हैं। विपक्ष को ये तय करना चाहिए कि आप संसद में इस मसले का हल ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे आप आवाज़ उठा करके इस चीज़ के ऊपर बहस करना चाह रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आपको इंतज़ार नहीं है। हर जगह एक ही चीज़, एक ही मुद्दे को जिसमें कोई सबूत आपके पास नहीं है और उस पर इस तरह का जिद करना, तो मुझे लगता है कि जो फैसला उपराष्ट्रपति ने लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। जी, तो पहले तो अपनी गुंडागर्दी के लिए तृणमूल कांग्रेस सिर्फ बंगाल में मशहूर थी, अब देखते ही देखते पूरे देश में टीएमसी का नाम रोशन हो गया है। अब रुक करते हैं तीसरी खबर का। रामलला के मंदिर निर्माण के निमित्त 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी थी, जिसकी प्रथम वर्षगांठ कल पूरी हो रही है। इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। इस विशेष मौके पर राम जन्मभूमि परिसर में तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जाने हैं, जिसमें भगवान रामलला के सामने कलश स्थापना, भगवान को 56 व्यंजनों का भोग और प्रसाद वितरण है। मुख्यमंत्री अयोध्या में अन्न महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें अति कमजोर वर्ग के गरीब राशन कार्ड होल्डर्स को विशेष झोले में मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की तरफ से नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन पात्र गृहस्थी और अंत्योदय राशन कार्डों पर दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ लगभग 26वीं बार अयोध्या जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, योगी के अयोध्या दौरे का क्या महत्व है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या जाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और चुनाव नज़दीक है इसलिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि जो यूपी में चुनाव होंगे उसके 4 प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो विकास, उसको वो हाईलाइट कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो हार्डकोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी से जुड़े हुए जो कुछ मुद्दे हैं वो इस बार भारतीय जनता पार्टी लेकर के वो जनता के बीच जाने वाली है, जिसमें जो पहला जो मुद्दा है वो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है।
बार बार इस बात को यूपी की जनता को बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और ये मंदिर वहीं बनाया जा रहा है। आपने सारी जानकारी दी कि कल क्या क्या होगा। एक जानकारी मैं और ऐड कर दूं, बहुत जल्द लोग इस चीज को अपनी आंखों से देख पाएंगे कि वहां पे मंदिर का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। उसकी भी व्यवस्था की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मंदिर को बनते हुए देख सकें। उसकी व्यवस्था होगी और यकीन मानिए चुनाव तक हर डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश से लोगों को जिस तरह से कुंभ में ले जाया गया था, उसी तरीके से यहाँ भी दर्शन कराने के लिए लोगों को लाया जाएगा। तो एक तो चुनावी माहौल है, उसमें रामलला एक प्राइमरी मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। तो अभी 26 बार गए हैं, चुनाव के खत्म होते होते तक 26 बार और हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के और भी बड़े लीडर्स अयोध्या जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 3 और जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, वो है धर्मांतरण का मसला, जो आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आएगा। तीसरा मसला जो है वो आर्टिकल 370 का है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हम लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि कश्मीर का सोल्यूशन हम करेंगे, कश्मीर का संपूर्ण इंटीग्रेशन जो है भारत के साथ होगा, वो हमने कर दिखाया है। और चौथा मसला जो है वो लखनऊ में 2 अलकायदा के आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद से ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, वो है आतंकवाद का। तो ये सारे पॉलिटिकल मुद्दे भारतीय जनता पार्टी इसे चुनाव में लेकर के जाना चाहती है और इसलिए 5 अगस्त से बेहतर दिन क्या हो सकता है। जब उस दिन शिलान्यास हुआ था, उस दिन नींव डाली गई थी, प्रधानमंत्री खुद ने वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया, इस बार योगी आदित्यनाथ का नंबर है। जी, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को साधने का जो लक्ष्य है, उसके यज्ञ में योगी आदित्यनाथ कल एक और आहुति डाल देंगे। अब बात चौथी बड़ी खबर की। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्रीय गृह मंत्री को चुनौती दी है। टीएमसी सांसद ने कहा कि अगर गृह मंत्री राज्यसभा या लोकसभा में आ गए तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री पेगासस के मुद्दे पर भाग रहे हैं और इसीलिए वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे। टीएमसी सांसद ने यह भी कहा कि मैंने कभी गृह मंत्री को संसद में नहीं देखा, मैंने कभी प्रधानमंत्री को संसद में नहीं देखा। उनके चहेते अफसर को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है। दिल्ली में 9 साल की एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई तो क्या गृह मंत्री को सामने आकर जवाब नहीं देना चाहिए था? डॉक्टर साहब, ऐसे तो बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री को भी देना चाहिए। देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब देना नहीं चाहती जी। सवाल तो उनसे कोट कर रहा है वहां पे कि भाई आपके प्रशासन में हमें विश्वास नहीं है। लेकिन वहाँ न कोई सवाल पूछने की प्रथा है, न वहाँ कोई जवाब देने की प्रथा है। अब डेरेक ओब्रायन देश को ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं नजर आते। अब इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? वो ये कह रहे हैं कि भाई ये कुछ बोल नहीं रहे। अब इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? ये तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये तो दिन भर बोलते ही रहते हैं, टेलीविजन में बोलते हैं, रैलियों में बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं, पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं, टेलीविजन चैनलों पे उनका ऐड भी चलता रहता है, हर जगह तो यही लोग नजर आ रहे हैं। ये बात अलग है कि डेरेक ओब्रायन को पूरा देश नहीं जानता कि भाई आखिर ये आदमी है कौन, लेकिन इन्होंने जब बात कह दी बस सिर मुड़ाने की, तो मुझे लगता है कि ये चैलेंज जो है गृह मंत्री जी को जरूर उठाना चाहिए और उनको कल पार्लियामेंट के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके सीधे 2 टूक ये पूछा जाना चाहिए डेरेक ओब्रायन से कि तुम अपने बालों को कब मुड़वा रहे हो। तृणमूल के जो लीडर्स हैं, आज 6 को सस्पेंड किया गया है। ये इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देकर के जस्ट हेडलाइंस को हॉक करना चाहते हैं कि अखबार में खबर छप जाए। इस तरह की बातों में कोई दम नहीं है और इस तरह की गंदी राजनीति का भी कोई स्थान इस देश में नहीं होना चाहिए। जी, तो चाहे कोई संसद में कागज फाड़े या अपना सिर मुंडवाए, ये सब ड्रामेबाजी करने से कोई टीएमसी के दबाव में नहीं आने वाला। अब खबर टोक्यो ओलंपिक से। भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन को बुधवार को महिला वेल्टरवेट वर्ग 69 किलोग्राम के सेमीफाइनल में तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बोसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ शिकस्त के साथ ब्रॉन्ज मेडल मिला। ओलंपिक में पदार्पण कर रही विश्व चैंपियनशिप की 2 बार की ब्रॉन्ज मेडल विजेता लवलीना के खिलाफ बोसेनाज ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया और सर्वसम्मति से 5-0 से जीत दर्ज करने में सफल रही। उधर भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से 2-1 से हार गई। टीम ने इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी। इस ओलंपिक में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल
में जगह बनाकर इतिहास रचा था। डॉक्टर साहब, भारत की इस प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो हॉकी की बात करते हैं। हॉकी में जिस तरह का खेल आज भारतीय महिलाओं ने दिखाया है, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये वर्ल्ड चैंपियन बनने के हकदार हैं। जिस हिसाब से इन लोगों ने आज खेल का मुजाहरा किया है, जिस तरह का खेल इन्होंने खेला है अंडर प्रेशर, अब आप देखिए कि पहली बार हिंदुस्तान की कोई महिला टीम हॉकी में सेमीफाइनल के तक पहुंची है, और उसमें भी जिस तरह का प्रदर्शन जो नज़र आ रहा है, एकदम बिल्कुल खेल तो खेल होता है, हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन आपने किस तरह का प्रदर्शन किया, किस तरह से आपने अपने अपोनेंट पे दबाव बना करके रखा, वो काबिल तारीफ है। और इस हार में भी भारत को बहुत बड़ी जीत मिली है कि आपके पास एक ऐसी टीम मिली है कि जो किसी भी दुनिया की किसी भी टूर्नामेंट को, किसी भी चैंपियनशिप को जीतने की काबिलियत रखती है। वहीं मुक्केबाजी में जो आज सवेरे देखने को मिला, इनका मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 से था। पहली बार ओलंपिक ये खेल रही हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने अब तक प्रदर्शन किया है, यकीन मानिए आगे आने वाले सालों में ये मैरी कॉम 2 कहलाएगी हिंदुस्तान के लिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों और उनके एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।